नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना टॉपिक कंपनी अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं। अपनी पिछली क्लास में इशू ऑफ शेयर के अंतर्गत इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश समझा था। मीन्स कंपनी अपना शेयर पब्लिक को इशू करती है, लेकिन उसके बदले में रोकड़ प्राप्त न कर कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करती है, लाइक असिस्ट ओल्ड बिजनेस एंड रेमुनरेशन। फॉर रेमुनरेशन कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है, असिस्ट खरीद कर सकती है, या फिर कोई पुराना बिजनेस खरीद कर अपना शेयर इशू कर सकती है। ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। देखिए, इस टॉपिक का सबसे मेजर पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है कि आपकी कंपनी अपना शेयर इशू कर रही है, उसके बदले में कंपनी ने कैश रिसीव किया, पैसा प्राप्त किया है। तो जब कंपनी अपना शेयर फॉर कैश इशू करती है, उस समय एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अंशों के निर्गमन की एक प्रक्रिया होती है, और वो प्रक्रिया किस प्रकार से है, कुछ प्रोविजंस है, उसको आपको समझना होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्रोसेस के अंदर 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आता है प्रविवरण जारी करना। देखिए, प्रविवरण का मीन्स होता है प्रॉस्पेक्टस। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 अंडर सेक्शन 270 के अकॉर्डिंग कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को इशू करती है। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में सारी डिटेल एक बुकलेट एक फॉर्मेट में लेके पब्लिक को इशू करती है, और पब्लिक उस प्रॉस्पेक्टस को देखकर कंपनी के शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है प्रविवरण जारी करना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 के अनुसार कंपनी लोगों को अपना प्रविवरण जारी करती है। सेकेंड ऑप्शन। दूसरा पॉइंट आता है एप्लीकेशन। देखिए, जो आपने प्रॉस्पेक्टस लोगों को दिया है, उसी प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग लोग आपको एप्लीकेशन देते हैं, कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म का हमारे पास सेकंड प्रोसेस में कहलाता है। मींस पहला कंडीशन या पहला स्टेप था प्रॉस्पेक्टस इशू करना, सेकंड कंडीशन एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करना या एप्लीकेशन रिसीव करना। तो अंडर सेक्शन 39(2) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39(2) अंडर सेक्शन 39(2) के अकॉर्डिंग कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, उसकी फेस वैल्यू का मिनिमम 5% अमाउंट रिसीव करना कंपलसरी मानती है। देखिए, एडवांस मनी होती है एक प्रकार से, जिस समय आपने एप्लीकेशन दिया है, जो पब्लिक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, उसको शेयर की फेस वैल्यू का, अब फेस वैल्यू हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, पर शेयर वैल्यू का मिनिमम 5%, कम से कम 5% राशि देनी होगी, या अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में एक प्रकार का बोर्ड बना हुआ है, भारत सरकार से संचालित है, एक संवैधानिक संस्था है, जिसके माध्यम से जितनी भी प्रतिभूतियां हैं, चाहे वो शेयर हो, ऋण पत्र हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, उनसे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन सेबी तैयार करती है। और अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन मिनिमम 25% अमाउंट फेस वैल्यू का 25% आपको एप्लीकेशन के साथ रिसीव करना कंपलसरी है। तो एप्लीकेशन रिसीविंग के समय हम ये बात समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 39(2) minimum 5% on face value amount will be received with application, and according to SEBI guidelines 25% on face value amount will be received with application. It is the provision of related to application receiving. जस्ट नेक्स्ट अलॉटमेंट, आवंटन करना। देखिए, जिस पब्लिक से आपको एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, कंपनी उनका एनालिसिस करके उनको अलॉटमेंट करती है। एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन भले आ जाए, कम आ जाए, लेकिन कंपनी उतने ही शेयर इशू करती है जितना कंपनी को शेयर इशू करना होता है। कहने का मतलब है, कंपनी मान लीजिए 5000 शेयर इशू करना चाहती है, तो कंपनी को 5000 ही देगी, चाहे एप्लीकेशन कितनी भी आए। तो अलॉटमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हमारे पास में है, जिसमें पहला पॉइंट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी को जितने अंश निर्गमित करने हैं, उसका कम से कम 90% आवेदन प्राप्त करना अनिवार्य है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 39(1) कंपनी हैव टू रिसीव्ड मिनिमम 90% एप्लीकेशन ऑफ टोटल इश्यूड शेयर। कहने का मतलब होता है, कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है, उसका 90% आवेदन कंपनी को प्राप्त करना कंपलसरी है। यदि वो प्राप्त करेगा तो ही कंपनी अपना शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती है।
अंडर सेक्शन 39(1) के अकॉर्डिंग आपको 90% एप्लीकेशन रिसीव करना कंपलसरी है। ये 90% एप्लीकेशन ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। न्यूनतम अभिदान का तात्पर्य होता है कंपनी को निर्गमित अंशों का कम से कम 90% आवेदन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है और यही न्यूनतम सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, न्यूनतम अभिदान कहलाएगा। सेकंड पॉइंट, अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कंपनी जितना पैसा एप्लीकेशन के साथ रिसीव करती है उसके लिए आपको अलग से बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है। सेकंड एक पॉइंट समझना कि जितना पैसा एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने रिसीव किया है उसे कंपनी अलग से बैंक अकाउंट खोलकर उसमें जमा कराती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 40(3) के अनुसार ये जो धाराएं होती है उसमें ये तो आपकी मेन सेक्शन और ये उसकी सब सेक्शन कहलाती है, धारा उपधारा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर सेक्शन 39(3) कंपनी को अपने निर्गमित अंशों पर आवेदन की राशि कम से कम 30 दिन, कंपनी को अपने निर्गमित अंशों की राशि कम से कम 30 दिन में प्राप्त करना है या सेबी द्वारा निर्धारित समय में। दो ऑप्शन है। अंडर सेक्शन 39(3) के अकॉर्डिंग मिनिमम 30 डेज में आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना है या फिर सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यदि कोई टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको वो पेमेंट रिसीव करना कंपलसरी है। जब तक ये एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त नहीं होता है कंपनी अपना शेयर इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करना। देखो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है शेयर मार्केट। आपने जो भी शेयर इशू कर रहे हो, कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दे सकती, उसको शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना होगा। पहले वहाँ से एक प्रकार से आपको एप्लीकेशन देकर अपने जितने शेयर इशू करने उसके लिए एप्लीकेशन देकर वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नेक्स्ट आता है आवंटन पत्र जारी करना। जब आपने स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन दे दी तब आप पब्लिक को जितनी एप्लीकेशन आई है उसी के आधार पर लोगों को अलॉट करते हो, शेयर इशू करते हो, लोगों को शेयर देते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न करना। देखिए कंपनी का एक रजिस्ट्रार होता है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन का कार्य करता है। आपने जितने शेयर इशू किए हैं, पब्लिक को जो जो शेयर दिए हैं, उन शेयर का पूरा ब्यौरा कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना होता है। उसे बोलते हैं रजिस्ट्रार को रिटर्न भेजना। और उसके अंदर आपको कंपनी को एक प्रकार से ऐसे डिक्लेरेशन देनी होती है कि हमने अलॉटमेंट से रिलेटेड सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, इनसे रिलेटेड नेक्स्ट आता है अंश प्रमाण पत्र जारी करना। देखिए अंडर सेक्शन 46(1) के अकॉर्डिंग कंपनी पब्लिक को अपनी शारो मुद्रा लगाकर मतलब स्टैंप लगाकर एक डॉक्यूमेंट इशू करती है। वो डॉक्यूमेंट एक शेयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। इसका अर्थ होता है कि कंपनी जब जनता को अंश निर्गमित करती है तो जनता को निर्गमित करने के लिए जो प्रारंभिक तौर से जो प्रस्तावित किया जाता है या प्रस्ताव दिया जाता है उसी को बोलते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। ये था आपका आवंटन। देखिए अभी तक हमने 3 पॉइंट समझे हैं, थोड़ा सा वापस क्विक रिवाइज करते हैं। प्रविवरण जारी करना अंडर सेक्शन 270 के अकॉर्डिंग पब्लिक को कंपनी के बारे में बताना। सेकंड पॉइंट एप्लीकेशन रिसीव करना अंडर सेक्शन 39(2) के अकॉर्डिंग मिनिमम 5% अमाउंट रिसीव करना होगा। सेबी गाइडलाइंस में 25% रिसीव करना होता है। फिर अलॉटमेंट करते हैं, अलॉटमेंट में अलग अलग कंडीशंस क्रिएट हो जाती है, जैसे 90% आपको कंपलसरी प्राप्त करना है, एप्लीकेशन का अलग से पैसे के लिए बैंक अकाउंट खोलना है, आपको 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना है, स्टॉक एक्सचेंज में आपको एप्लीकेशन करना होगा, फिर शेयर अलॉट करना है, रजिस्ट्रार को आपको रिटर्न भेजना है, फिर शेयर इशू सर्टिफिकेट इशू करना है और फिर आपको इनिशियल पब्लिक में आपको एक प्रपोजल देना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, शेयर मनी के बाद अंशों पर मांग करते हैं। जो पैसा आपने शेयर के बाय शेयर लोगों से लेना है उसे कॉल मनी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा जा चुका है, मतलब हमने पब्लिक से पैसा मांग लिया है, उसी को बोलते हैं मांग या याचित पूंजी। देखिए मांग एक से ज़्यादा हो सकती है, जरूरी नहीं कि कंपनी एक साथ में सारा पैसा मांगे, मांग अलग अलग किस्तों में भी आ सकती है। तो जितनी मांग होगी उन सब के बीच कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए।
जितनी भी मांगे आप करते हो, चाहे 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, सबके बीच कम से कम 1 माह का अंतर होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट कि जो मांग होती है, जितनी मांग है उसमें कम से कम 25% फेस वैल्यू का वैल्यू होगा, मतलब पर मांग कम से कम 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे पहली इंस्टॉलमेंट 25%, दूसरी 25%, इस तरह से हर मांग में 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, फेस वैल्यू का 25%। नेक्स्ट, आपकी जो मांग आपने मांगी है, मतलब कॉल आपने ड्यू किया है, तो ड्यू करने से पहले आपको कम से कम 14 दिन पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना होता है। मिनिमम 14 दिन का टाइम देना पड़ता है कॉल ड्यू करने के बाद। नेक्स्ट होता है कि समान वर्ग के लिए समान राशि की मांग होती है। जैसे आपकी कैटेगरी डिसाइड कर लिया आपने, तो हर कैटेगरी के लिए इक्वली कॉल होती है। एंड लास्ट होता है सारणी एफ। देखिए सारणी एफ क्या है? सारणी एफ का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति, आपका शेयर होल्डर, शेयर का पैसा टाइम पर नहीं देता है, आपने फर्स्ट कॉल किया, अलॉटमेंट किया, जो भी पैसे मांगे हैं उसने टाइम पर नहीं दिया है, तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, बकाया मांग। कि जब कोई अंशधारक अपनी मांग राशि का भुगतान समय पर नहीं करता है तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। और यदि कोई अंशधारक अपनी मांग राशि का पैसा समय से पहले कर देता है, देखिए दो बात है, समय पर नहीं करता है कॉल्स इन अरियर, समय से पहले कर देता है कॉल्स इन एडवांस। तो यदि कॉल्स इन अरियर है, टाइम पे नहीं दिया है, तब तो उस पर 10% ब्याज लगता है। टेबल एफ के अनुसार 10% ब्याज। और कॉल्स इन एडवांस है, टाइम से पहले दे दिया है, तो फिर आपको देना है 12%। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर इज 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 12% पर एनम। ये आपके कुछ चार्जेज हैं जो आपको लगाने हैं। तो ये थी आपकी अंश निर्गमन की प्रक्रिया। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एंट्रियाँ समझेंगे, इसको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी किस प्रकार की समस्या रहती है आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।